आज वाली क्लास में कुछ भी नया नहीं करेंगे, बस जो पिछले कुछ दिनों में करते आ रहे हैं ना, उस काम पे आज मिक्स क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस। तो जो भी पॉइंट्स हमने पिछले दिनों में करे, यूक्लिड्स लेमा करा, यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम करा, एलसीएम एचसीएफ को लेके हमने क्वेश्चंस करे। तो आज वाली क्लास में बस मिक्स क्वेश्चंस फेस करते हैं, जो हमने पिछले दिनों काम करा उसी को रिकॉल करते हैं। तो करेंगे कैसे? अभी आपको क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन करो, हो जाए बहुत अच्छा है, अगर कोई पॉइंट मिस हो तो देखो कि हमने कहाँ पे मिस करा, वो साथ साथ हम मिलके सॉल्व करेंगे, पर स्टेप वाइज चलते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन से शुरू करो। अभी ना हमने ये क्वेश्चन करा अटेम्प्ट, हमें दिया हुआ है कि 3 bells toll at intervals of 9, 12 and 15 minutes respectively and they start tolling together. After what time will they next toll together? तो क्लियर कि कोई 3 bells हैं, कोई एक बेल 9 मिनट्स के बाद जाके बजती है, एक 12 के बाद और एक 15 के बाद। तो हमें कहा गया कि कितने टाइम के बाद ये तीनों बेल्स दोबारा बजेंगी। तो क्लियर कि तीनों बेल्स दोबारा बजें, वो कोई एक टाइम होना चाहिए जो कि तीनों के साथ क्लियर कि कॉमन आ जाए। क्लियर है? अब 9 का मल्टीपल क्या है? 18। 9 वाली बेल ने दोबारा कब बजना है? 18 मिनट्स बाद। 12 वाली बेल ने दोबारा कब बजना है? 24 मिनट्स बाद। 15 वाली बेल ने दोबारा कब बजना है? 30 मिनट्स के बाद। तो कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि इन तीनों के साथ आगे जाके कॉमन आ जाए। मतलब हमने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि एक्चुअली तीनों का मल्टीपल हो। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना चाहिए था? इन 3 नंबर्स का एलसीएम, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो नंबर जो एक्चुअली 9, 12 और 15 तीनों के टेबल में आता। तो जब वो तीनों के टेबल में आता तो क्लियरली हमें समझ में आता कि वो तीनों बेल्स उतने इंटरवल के बाद जाके एक साथ फिर से बजती। तो इन क्वेश्चंस में ना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्वेश्चंस नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारी ये अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि यहाँ पे एलसीएम लेने वाली बात को हमने क्यों सोचा। तो हमें दिखा कि हाँ, यहाँ पे क्लियरली 9 को ब्रेक करा हमने 3 into 3 करके, 12 को ब्रेक करा 2 into 2 into 3 और 15 को ब्रेक करा 3 into 5। तो अब हमने इन तीनों का एलसीएम लेना है, उसका प्रोसेस हमें नोन था। हमने यहाँ पे डायरेक्टली पकड़ा 3 कितने सबसे ज़्यादा किस में आ रहे हैं? इसमें 2 3 आ गए। 2 सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें 2 into 2, वो भी पूरा आ गया। 5 एक ही और वो यहाँ पे है, तो ये भी पूरा आ गया एलसीएम में। तो इसका आंसर बन गया 180 मिनट्स। और आई होप कि ये बड़ी आसानी से बना पाए होगे। अगर इसमें कोई बात मिस करी तो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में कोशिश करना कि उसको भी ओवरकम करो, पर क्लियरली रियलाइज करना कि हमने ऐसे क्यों करा। तो आफ्टर 180 मिनट्स ये तीनों बेल्स फिर जाके बजेंगी। अब नेक्स्ट करो। अब ना अभी हमने ये क्वेश्चन करा डिस्कस, हमें सिंपली ये फैक्टर ट्री गिवन था और दिस वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और आई थिंक ये बड़ी आसानी से कर पाए होगे। हमें देखना होता है कि कहाँ कहाँ से जो नंबर्स पूछे गए हैं उनको बना सकने की पॉसिबिलिटी बने। तो हमने ढूंढा, हमें दिखा कि a इंटू 3003 को बराबर होना चाहिए 9009 के। तो अगर a इंटू 3003 अगर 9009 के बराबर होगा, इसका मतलब a बराबर हो गया 9009 डिवाइडेड बाय 3003, वो तो आ गया 3। ये तो हमने ऑब्टेन कर लिया। अब हम और आगे गए, ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, अब ये आया b। तो हमें क्लैरिटी है कि 1001 एक्चुअली बराबर होगा 143 इंटू बी के। तो वहाँ से b कितना आ गया? 1001 डिवाइडेड बाय 143, वो सिंपली आ गया 7। तो b भी हमने निकाल लिया। अब इसमें सारी स्टोरी आके फंसती c और d पे। अब ये दोनों मिसिंग थे, तो इसके लिए क्या करते? अब एक काम करते कि 143 के फैक्टर्स ब्रेक करते। तो 143 हम लोगों ने जब उसको ब्रेक करा तो वो आ रहा है सिंपली 13 इंटू 11। सिंपली उसके दो फैक्टर्स आ रहे हैं 13 एंड 11। तो हमें क्लियरली समझ में आ गया कि जो ये c और d हैं, इनमें से कोई एक 13 होगा और कोई एक 11 होगा। तो हम लोग वहां पे मेंशन क्या करते कि सिंपली c इज इक्वल टू 11 और 13 एंड सिमिलरली d इज इक्वल टू 13 और 11। तो दिस वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, पर ये एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, इसलिए हमें इसमें पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट करो।
अब ये क्वेश्चन पढ़ो, हमें गिवन है अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज. शी wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. तो हमें क्या दिया गया कि a sweet seller has 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज. हमने इनको ना एक के ऊपर एक स्टैक करना है. इनके प्रॉपर हमने क्लियर कि हमने काजू बर्फीज के बंडल्स बनाने, एक के ऊपर एक रख के उसकी ढेरियाँ बनानी है, और ऐसे ही बादाम बर्फीज की. तो वी वांट दैट द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे शुड बी कवर्ड. अब ट्रे का लीस्ट एरिया कब कवर होता? जब जो नंबर ऑफ स्टैक्स बनते वो क्लियर कि वो कम से कम बनते. मैं चाहता हूँ कि जो ढेरियाँ बने वो कम से कम बने ताकि कि ट्रे पे जगह बच जाए. तो जितनी ढेरियाँ जो होंगी वो मैक्सिमम हाइट की होंगी, उतनी ट्रे पे जगह क्लियर कि ज़्यादा बचेगी. देखो क्यों. सोचो कि मैं एक एक बर्फ़ी रखूं तो 420 स्पेसेस लेती एक बर्फ़ी एंड 130 स्पेसेस लेती अलग बर्फ़ी. तो क्लियर फिर तो कितनी ज़्यादा जगह घिर जाती. अब अगर सोचो कि मैं दो दो की ढेरियाँ बना दूँ तो 420 वाले की अब ढेरियाँ कितनी बनती? क्लियर है, वो अब स्पेस कितनी लेती? रखने में वो स्पेस लेती 240 स्पेसेस, दूसरी वाली लेती 65 स्पेसेस. तो क्लियर है कि दो की ढेरियाँ बनाने पे जो स्पेस ली गई वो कम हो गई. तो इसका मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि स्पेस कम से कम ली जाए तो उसके लिए ढेरी जो बने, जो एक स्टैक बने, उसकी हाइट को मैक्सिमम होना चाहिए. तो एक्चुअली व्हाट आई वांट कि वो कौन सा नंबर होगा जो कि एक्चुअली क्लियर है कि दोनों के साथ कॉमन आ जाए ताकि कि जो हाइट बने ढेरी की वो मैक्सिमम आ पाए. तो हमें क्या लेना चाहिए था कि 420 और 130 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा आ सकता है. तो इस क्वेश्चन की एक्चुअली सही रिक्वायरमेंट जो मेजर पॉइंट था वो ये थॉट प्रोसेस है कि मैं इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों लूँ. तो क्लियर है कि बिल्कुल हमें इस बात को बिल्कुल ऐसे सिस्टमैटिकली खुद सोचना था. अगर अब इसको ब्रेक कर पाए तो हमारा रूट बिल्कुल सही था. अब देखो वो HCF लेना तो इसके बाद बहुत ही सिंपल प्रोसेस था. अब ना एक्चुअली HCF लेने के भी अब हमारे पास दो तरीके पॉसिबल हैं. एक तरीका हम लोगों ने करा थ्रू यूक्लिड्स एल्गोरिथम. सिंपली क्लियर है, 420 बड़ा नंबर, बड़े नंबर को हमने ब्रेक करा छोटे नंबर का मल्टीपल प्लस 30, फिर 130 और 30 को लेके ब्रेक करा और फाइनली HCF इसका 10 निकाल लिया. याद है हमने यूक्लिड्स एल्गोरिथम वाला मेथड करा हुआ है. उसी HCF को निकालने का हमें एक तरीका थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन भी आता है. हमने 130 को ब्रेक करा उसके फैक्टर्स में और सिमिलरली हमने 420 को भी ब्रेक करा. अब हमने सिंपली दोनों के बीच में आने वाले कॉमन फैक्टर्स पिक कर लिए, वो 2 और 5 थे. तो HCF हम कैसे निकालें, दैट इज आवर चॉइस. तो क्लियर कि इस क्वेश्चन में वो तो मेंशन नहीं था, पर इसका मतलब अब जब HCF ये 10 आ गया तो हमें समझ में आ गया कि नंबर ऑफ बर्फीज दैट शुड बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर द ट्रे एरिया टू बी लीस्ट शुड बी एक्चुअली 10. मतलब 10 की हम ढेरियाँ बना देते हर बर्फ़ी की, तो ट्रे पे जो जगह बचती वो क्लियर है कि सबसे कम जगह यूज़ होती, तो जगह जो बचती वो क्लियर सबसे ज़्यादा होती. तो ट्रे जो इस केस में जो बर्फ़ियों की हाइट होती दैट शुड बी 10 बर्फीज इन ईच स्टैक. उसको बिल्कुल ऐसे सोचते. अब नेक्स्ट करो. अभी ना हमने ये क्वेश्चन करा अटेम्प्ट. अब देखो ये हम लोगों ने ये लैंग्वेज पहले करी हुई थी, अब पर आज वाली क्लास में वही सारी लैंग्वेज को बस एक बार दोबारा पकड़ रहे हैं. हमें किसी ने कहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 लीविंग अ रिमाइंडर 5. तो अब हमें समझ में आता है कि 245 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करें, चलिए 240, दोबारा गौरव दोबारा बोल रहा हूं यहां से. अब इस क्वेश्चन को अभी यहां से शुरू कर रहा हूं मैं दोबारा. हमने अभी ना ये क्वेश्चन करा अटेम्प्ट. हमें दिया गया कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर्स 5 इन ईच केस. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 245 को किस नंबर से डिवाइड करें ताकि कि जो रिमाइंडर है वो 5 आ जाए. तो अगर 245 को किसी नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर अगर 5 आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 245 में से अगर 5 माइनस कर दोगे तो जो नंबर बना दैट इज 240.
मतलब 240 मेरे नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। बिल्कुल सिमिलरली 1029 में से भी हमने 5 माइनस करा, मतलब 1024 मेरे नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इस क्वेश्चन में मेरा टास्क क्या हो गया, वो नंबर निकालना लार्जेस्ट जिससे कि 240 और 1024 एग्जैक्टली डिविजिबल हों। तो एक्चुअली हमने क्या निकालना है, सिंपली 240 और 1024 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब वो निकालने का प्रोसेस हमें नोन था। इन दो नंबर्स का अगर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो मुझे समझ में आता है कि मेरे पास दो तरीके हैं। या तो क्या करें, सिंपली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दें हम लोग यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। सिंपली हमने इसको ब्रेक करा, यूक्लिड्स एल्गोरिथम हमने लगाया, हमने बड़ा नंबर लिखा और छोटा नंबर इंटू 4 करके 64, फिर अब 240 और 64 को पकड़ा, उसको ब्रेक करा, फिर 64 और 8 को पकड़ा, उसको आगे हमने डायरेक्टली 64 और 48 को लिया, उसको आगे ब्रेक करा, एंड फिर 48 और 16 को ब्रेक करके फाइनली इस कंक्लूजन पे आए कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 है। और हमें क्लैरिटी है कि इसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का एक तरीका हमें अब प्राइम फैक्टराइजेशन से भी नोन है। तो क्लियर है, 1024 अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे, सिंपली उसको ब्रेक करोगे तो वो 2 की पावर 10 बन जाता है, 2 2 2 ऐसे 10 बार। 240 को ब्रेक करो तो वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 बनता है। तो अब जब हमने इन दोनों का HCF लेना था तो हमें क्लैरिटी है कि क्या करते, कॉमन टर्म्स पकड़ी, वो 2 की पावर 4 आ गई, दैट इज 16। तो जो HCF था दैट वाज 16 और ये मेरा आंसर है। अब ना अभी तो करवाना है। अब ना ये क्वेश्चन पढ़ो, हमें गिवन है कि इफ द HCF ऑफ 210 and 55 is expressible in the form 210 into 5 plus 55y, find y। तो अब क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, तो अब इसका क्लियर है कि पहले इसका हम लोग अपना थॉट प्रोसेस बनाते हैं कि करें क्या। तो पहला थॉट आता है कि मुझे 210 और 55 का तो HCF पता ही नहीं है, तो क्यों ना पहला काम ये करें कि 210 और 55 का HCF तो निकाल दें, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। तो हमने 210 और 55 का HCF फाइंड करा और हमें क्लियरली समझ में आता है कि HCF को फाइंड कर सकने के हमारे पास दोनों रूट्स पॉसिबल हैं, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लें या फिर यूक्लिड्स एल्गोरिथम से। तो अभी यूक्लिड्स एल्गोरिथम से करे जाने पे इसका HCF हम निकाल सके कि 5 आ गया। तो जब हमने HCF निकाल लिया कि 5 है, अब सिंपली हमें बोला गया है कि जो HCF है 5 दैट इज इक्वल टू 210 इंटू 5 प्लस 55y। ये बनी हमारी इक्वेशन। अब इसमें हर चीज तो हमें नोन है, क्या मिसिंग है, बस ये y। तो अब ये y निकालना यहां पे बहुत आसान था। सिंपली क्या करें, हम लोग अब यहां पे इस टर्म को उठा के इस तरफ ले जाएं, तो 55y बराबर आ जाता 5 माइनस 210 इंटू 5, वो आ गया 5 माइनस 1050, मतलब 55y आ गया माइनस 1045। तो y आ गया सिंपली माइनस 1045 अपॉन 55 विच इज माइनस 19। ये अपना फाइनल आंसर बनता। तो इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब क्या बनता, माइनस 19। इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्जामिनर अगर कुछ भी अगर ऐसे की लैंग्वेज और दे भी दें तो हम लोग इसको बोलते कैसे। देखो हमने क्या पकड़ा शुरू से, हमने इस क्वेश्चन में ये पकड़ा कि अगर हमें दिया गया है कि जो इन दोनों का HCF है वो अगर इस फॉर्मेट में एक्सप्रेसिबल है, तो पहला काम हमें क्या करना चाहिए था, HCF निकालना चाहिए था। हमने HCF निकाला और फिर क्लियरली उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फिल करके बड़ी आसानी से y निकाल दिया। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल हमारा थॉट प्रोसेस ऐसे का होता। अब नेक्स्ट देखो, अब ना ये क्वेश्चन पढ़ो, हमें गिवन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ दिस फॉर्म। क्लियर है कि किसी भी नंबर का पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करो तो वो 5m प्लस 2 और 5m प्लस 3 के फॉर्म का हो ही नहीं सकता, ये हमने प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में काम की बात ये थी कि इसको शुरू कहां से करें। अब क्लियर है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू
हमें क्लैरिटी है कि अब नंबर को बोल पाने के तरीके तो बहुत सारे हैं, पर क्लियर है कहाँ से पकड़ें। तो इस क्वेश्चन का हिंट कहाँ से लगता कि जो नंबर हमने क्रिएट करके दिखाना है स्क्वायर, उसमें 5 आ रहा है। तो क्यों ना एक काम करें कि सिंपली शुरू में डिवीजन लेमा को यूज़ करके हम लोग जो n है उसको मान लें कि वो 5 का मल्टीपल प्लस r है, और याद है कि जो इसमें r लेना है वो 0 से 5 के बीच में होगा। अच्छा, अब हमें याद है ना कि हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू ये बात समझी हुई है, और वैसे भी हमने कभी नंबर टेबल पे इस बात को ऑब्जर्व करा हुआ है कि पूरे के पूरे नंबर सिस्टम में सारे के सारे नंबर्स को हम बोल सकते हैं ऐसे, 5 का मल्टीपल 5 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा, 5 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा, 5 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा, 5 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा, बस। तो वही है एक्चुअली यूक्लिड्स लेमा, बस हमने इसी बात को रिकॉल करना था। हमने अब की बार ये फॉर्मेट क्यों लिया, क्योंकि हमें क्लैरिटी थी कि जो हमने प्रूव करना है उसमें क्लियर है कि 5 यहाँ पे क्रिएटेड है, तो 5 का मल्टीपल क्लियर है यहाँ पे बनाएं कैसे, इसको 5 से ही पकड़ लेते हैं। हमने इसलिए इस वाले फॉर्मेट को पकड़ा। अब क्या करें, अब सिंपली हम इन सब की बारी बारी स्क्वायरिंग कर दें। तो अब हमने इन सब की बारी बारी स्क्वायरिंग करी, क्लियर है, n स्क्वायर बनाया 5q का स्क्वायर, तो आंसर कैसा आ गया 5 इंटू 5q स्क्वायर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ये तो हमने बना दिया। मान लो कहीं अगर n होता 5q प्लस 1 तो हम लोग उसका स्क्वायर करते। सिंपली हमने a प्लस बी का स्क्वायर एक्सपैंड करा। अब इसमें ऑब्जर्व करो, देखो ये 5 का मल्टीपल, ये भी 5 का मल्टीपल, इन दोनों के बीच में से 5 कॉमन आ जाएगा एक, प्लस 1 अलग से। तो किस तरह का जवाब बना, 5 का मल्टीपल प्लस 1 की तरह का। अगर मान लो नंबर होता 5q प्लस 2, उसका स्क्वायर करते। सिंपली इसे भी हमने a प्लस बी के स्क्वायर की तरह एक्सपैंड करा, तो मेरा रिजल्ट ये बना। अब इसमें हमें इन दोनों में दिखा कि एक्चुअली 5 कॉमन आ पा रहा है, तो ये 5 का मल्टीपल प्लस 4, ये किस फॉर्मेट का बना, 5 का मल्टीपल प्लस 4 के फॉर्मेट का। अब अगर हम लोग अगर मान लो नंबर अगर 5q प्लस 3 के फॉर्मेट में अगर होता, इसको भी हमने एक्सपैंड करा, तो इसमें ये दोनों तो क्लियर है मल्टीपल ऑफ 5 आ गए। देखो अब ये 9 आया है यहाँ पे, 9 समझ में आता है कि 9 को ब्रेक कर सकते थे 5 प्लस 4 में, तो 5 तो क्लियर है कि इसी के साथ कॉमन आ गया, 4 बचा। तो ये नंबर भी किस फॉर्मेट का आ रहा है, 5 का मल्टीपल प्लस 4 के फॉर्मेट का। तो हमें रियलाइज हुआ कि जो हमने जब इनके हर एक केस को एक्सपैंड करा, तो वो या तो 5 का मल्टीपल आया, या 5 का मल्टीपल प्लस 1, या 5 का मल्टीपल प्लस 4। सिमिलरली जब हमने 5q प्लस 4 के स्क्वायर को भी एक्सपैंड करा, तो ये 5 का मल्टीपल, ये 5 का मल्टीपल, ये एंड में 16 आ गया। पर हमें क्लैरिटी है कि जो 16 है उसे हम ब्रेक कर सकते थे, कैसे, 15 प्लस 1। 15 प्लस 1 हमने क्यों ब्रेक करा, क्योंकि जो 15 है वो भी 5 का मल्टीपल आ गया। तो जैसे ही हमने इसको 15 प्लस 1 लिखा, तो अब इस पूरे में से 5 कॉमन आ गया, बस एक प्लस 1 बचा। मतलब इसका जो जवाब बनेगा ना, वो हर बार 5 का मल्टीपल प्लस 1 के फॉर्म का बनेगा। तो हमने सारी सिचुएशंस को कवर करके दिखा दिया कि जो भी हमारा जवाब बन रहा है वो या तो 5 का मल्टीपल आ रहा है, या 5 का मल्टीपल प्लस 1, या 5 का मल्टीपल प्लस 4। मतलब ये फॉर्मेट कभी भी नहीं आ रहा, और यही हमें प्रूव करना था। तो देखो इसको बोलते कैसे, इस क्वेश्चन को पकड़ना कहाँ से शुरू करते, दैट वाज द ट्रिक। तो अब हमें करे हुए बहुत दिन हो गए थे ये वाली वैरायटी, इसलिए अब हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करा फिर से। अब नेक्स्ट करो। अभी ना हमने ये क्वेश्चन करा अटेम्प्ट, हमें गिवन था कि अ मर्चेंट हैज 120 लीटर्स ऑफ वन काइंड ऑफ ऑयल, 180 लीटर्स एक और तरह का, 240 लीटर्स एक और तरह का। सोचो कि बड़े बड़े ऑयल के कंटेनर्स मर्चेंट के पास रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन था कि ही हैज टू सेल दिस ऑयल्स इन टिन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। मर्चेंट ने अब टिन्स बनवाने हैं ऑफ इक्वल कैपेसिटी। तो ही वांट्स कि द साइज ऑफ द टिन शुड बी लार्जेस्ट, जिसमें कि बड़े से बड़ा टिन बन सके
जिससे कि मैं इन तीनों ऑयल्स को पूरी तरह उसमें भर सकूं। तो क्लियर है, क्या साइज का टिन बनाएं। अब सोचो, बिल्कुल कॉमन सेंस से चलते हैं। मान लो कि मेरे मन में आ जाए कि मैं 1 लीटर का टिन बना लूं, तो क्लियर कि मैं बना सकते थे हम लोग। क्लियर कि 1 लीटर के ये भी भर देते, ये भी भर सकते थे, ये भी भर सकते थे। तो क्लियर कि उस केस में टिन का साइज क्या मैक्सिमम हुआ? नहीं, क्लियर है 1 लीटर का बना। अगर 2 लीटर का बनाऊं तो वो भी पॉसिबल था, ये वाला भी भरा जाता। 60 इस वाले के 60 टिन्स बनते, इस वाले के 90 और इस वाले के 120 टिन्स बनते, अगर हम लोग 2 लीटर्स के टिन अगर बनाए तो अब सिमिलरली क्लियर है कि हम लोग और बड़ा कर सकते थे कि नहीं। इसको सोचते कैसे? क्लियरली सोचते कि हम लोगों ने वो नंबर फाइंड करना है जिससे कि ये तीनों डिविजिबल हो। मतलब क्या निकालना है? इसका कॉमन फैक्टर। कैसे का? सबसे बड़ा। तो एक्चुअली क्वेश्चन का सही टारगेट क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करवाना। तो हमने वो निकाला तीनों का। अब इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हमारे बस में था। हमने तीनों को उनके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करा और क्लियरली हम लोग HCF निकाल सके। देखो यहाँ पे 2 2 आ रहे थे, तो 2 × 2, एक 3 कॉमन और एक 5 कॉमन, मतलब 60 आ गया। तो जो मैक्सिमम साइज का टिन जो बन सकता था दैट वाज ऑफ 60 लीटर्स। ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए था, और इसको बोलते ऐसे। अब नेक्स्ट देखो, अभी ना हमने ये क्वेश्चन करा अटेम्प्ट। हमें इसमें गिवन था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468। तो अब देखो हमारा पर्पस क्या था, हमें क्या सोचना चाहिए था? हमें सोचना चाहिए था कि 520 और 468 से वो कौन सा नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो क्लियर है, वो एक्चुअली पहला ऐसा नंबर क्या बनता? 520 और 468 का LCM। तो वो पहला नंबर होता जो कि दोनों के टेबल में आने वाला है। उस नंबर को निकाल के क्यों ना उसमें से 17 माइनस कर दें, तो हमारा नंबर नहीं आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमारा रूट क्या होता कि पहले हम लोग 520 और 468 का LCM फाइंड कर दें। वो फाइंड करने का प्रोसेस अब हमें नोन था। क्या करो? दोनों को उसके प्राइम फैक्टर्स में पूरी तरह लिखो। फिर क्या करो कि बड़ी पावर्स उठाओ। क्लियर है कि जितना बड़ी पावर जहां पे भी हो उनको उठा लो। 2 की पावर 3 हमने पिक करा, 3 की पावर 2, 13 एक बार आ रहा है और एक बार देखो 5 आ रहा है। तो ये मेरा आंसर आ गया 4680। ये तो आया इन दोनों का LCM, पर हमें LCM नहीं चाहिए था इस क्वेश्चन में। हमें कहा गया था कि वो नंबर बताओ जिसको 17 जिसमें ऐड करें तो वो ये बने। तो हमारा नंबर कैसे आता? इस नंबर में से 17 माइनस करके। तो हमारा एक्चुअली कंप्लीट आंसर क्या बनता? 4663 विथ दिस लॉजिक। तो इसको देखो ऐसे ब्रेक करते हैं। अब ना आज वाली क्लास का पर्पस अकेला क्या था कि पिछले करे काम की कंपाइलेशन करें, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आगे हम बढ़ते रहें, पिछला काम हमें भूलता रहे, ये बिल्कुल भी नहीं करना। तो पूरे सिलेबस को इसी तरीके से रन करेंगे। अभी हम लोग पहला टॉपिक कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक रिवीजन क्लास आई। ग्रेजुअली वो स्टेजेस भी आएंगी जिसमें कि आफ्टर सम क्लासेस 2-3 पूरी रिवीजन क्लासेस होंगी। तो बिल्कुल बस इस मॉडल को फॉलो करते रहना। तो क्लियर है, फिर ये क्वेश्चंस होने भी शुरू हो जाते हैं और स्टेज आती है कि हम लोग एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में नया पॉइंट शुरू करना है, पर अब इतने करे हुए काम को रिवाइज करना।